So hello everyone, welcome to Math Channel. This is real analysis lecture number 8. We are discussing real sequences and हम लोगों ने लिमिट और लिमिट पॉइंट के बीच का डिफरेंस अच्छे से समझ लिया था, है ना। लिमिट का मतलब है जिसके बाहर फाइनाइट पॉइंट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट n हैज टू बी ग्रेटर देन n नॉट। तो ये n नॉट के पहले के टर्म है, 1 से लेके n नॉट तक के टर्म्स जो है वो फाइनाइट टर्म्स ही बाहर रहते हैं। सो देयर इज नो स्कोप फॉर सम अदर पॉइंट टू बी अ लिमिट, वेयरएज यहाँ पे लिमिट पॉइंट होने पर ऐसी कोई शर्त नहीं होती है, इसलिए एक से ज्यादा लिमिट पॉइंट हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसी फैक्ट को आगे बढ़ाते हैं और हम लोग डिस्कस करते हैं लिमिट पॉइंट्स ऑफ सीक्वेंसेस। ठीक है, लिमिट पॉइंट्स ऑफ सीक्वेंसेस। आप पूछेंगे सर लिमिट पॉइंट तो हम लोग पढ़ चुके हैं, कहां पढ़ा है? पॉइंट सेट टोपोलॉजी में पढ़ा है। क्या पढ़ा है? मैंने पढ़ा है कि अल्फा इज सेड टू बी अ लिमिट पॉइंट of some set as if every neighborhood of alpha, ठीक है। नेबरहुड को एक और टर्म से कई बार मेंशन किया जाता है, वो है डिलीटेड नेबरहुड। डिलीटेड नेबरहुड मतलब अल्फा के अलावा सारे पॉइंट्स, मतलब जैसे आपने किसी 2 का नेबरहुड लिया तो हम लोग क्या कहते हैं? इंटरवल 2 माइनस डेल्टा 2 2 प्लस डेल्टा, ठीक है, ये कहते हैं ना। लेकिन जब इस इंटरवल को आप देखते हैं तो इसमें 2 भी शामिल है, सो 2 बिलोंग्स टू दिस सेट। व्हाट इफ वी वांट एवरीथिंग अदर देन 2, मतलब हमें 2 शामिल नहीं करना है, इसको हटा लेना है। तो मान लीजिए इसको हटाना चाहते हैं, इसको कहते हैं डिलीटेड नेबरहुड, यानी कि द पॉइंट ऑफ रेफरेंस यानी कि 2 इज डिलीटेड, दैट मींस इट इज नॉट इन द पिक्चर। तो लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन में डिलीटेड नेबरहुड का शब्द का इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि भाई एवरी नेबरहुड ऑफ अल्फा must contain, ये तो डेफिनेशन पहले मैं पूरी कर दूं, must contain points of S, यही तो होती है डेफिनेशन। बताइए yes or no? पालक। ठीक है, अब देखिए यहां पर अदर देन हम लोग क्या लिखते हैं? अदर देन अल्फा, मतलब अल्फा तो आना ही चाहिए, उसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स होने चाहिए। सो देयर हैज टू बी समथिंग अदर देन अल्फा। ठीक है, इसको याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अदर देन अल्फा, ये चीज तो हमने पढ़ी थी। इसका मतलब क्या होता था? ये पूरे चीज का क्रक्स क्या है, ये पूरी चीज का सार क्या है, आउटकम क्या है? आउटकम है क्लस्टर का होना, है ना। मतलब जिस पॉइंट के आसपास भीड़ होगी, पॉइंट्स का ढेर होगा, वही इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर पाएगा। उसी पॉइंट के अंदर ये पोटेंशियल होगा कि वो इस हर नेबरहुड के अंदर उसके पॉइंट्स आ जाएं। ये कब होगा? जब उस पॉइंट के आसपास बहुत सारे पॉइंट होंगे, है ना। लेकिन अगर आइसोलेशन है, समझते जाइए आइसोलेशन का मतलब क्या है। आइसोलेशन मतलब अपने नेबरहुड में वो अकेला है, ठीक है। आइसोलेटेड पॉइंट अभी मैं आपको डिस्कस करवाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन अपने नेबरहुड में वो अकेला है, कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है, उसको कहते हैं आइसोलेटेड पॉइंट। तो अगर लिमिट पॉइंट की मतलब सीक्वेंस की रेंज में अगर कहीं क्लस्टर है तो ऑफ कोर्स वो पॉइंट लिमिट पॉइंट बन जाएगा। कैसे? फॉर एग्जांपल इफ वी टेक, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये, है ना। सीक्वेंस लेते हैं 1 by n, इसका रेंज सेट देखते हैं 1 1 by 2। ये क्या है? ये है सीक्वेंस, ठीक है। टर्मिनोलॉजी अच्छे से पकड़ लीजिए, ये सीक्वेंस है और ये है रेंज सेट, ठीक। रेंज सेट। तो क्लस्टर कहां बनेंगे? अगर क्लस्टर ढूंढने भी हैं तो कहां मिलेंगे? रेंज सेट में मिलेंगे, ठीक है। सो 1 by 3 1 by 4 एंड सो ऑन। तो आप जानते हैं जब इस सेट को आप यहां रिप्रेजेंट करते हैं तो 0 1 से लेके स्टार्ट होता है ये सेट, 0 के आसपास क्लस्टर बन जाता है ना। 0 के आसपास क्लस्टर बन जाता है, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 0 इस सीक्वेंस के लिए एक लिमिट पॉइंट बन जाएगा विद द हेल्प ऑफ दिस डेफिनेशन? यस और नो? हेलो, यस और नो? यस सर, क्योंकि वहां अगर एक नेबरहुड बनाएंगे इनफाइनाइट पॉइंट्स मिलेंगे। यस। सो जो हमने पॉइंट सेट टोपोलॉजी से पढ़ा, तो हमने सेट का लिमिट पॉइंट पढ़ा था
सीक्वेंस के लिमिट पॉइंट का मतलब क्या है? सेट, कौन से सेट का लिमिट पॉइंट? रेंज सेट का लिमिट पॉइंट. सो कैन वी कंक्लूड जीरो इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ, क्योंकि देखो पोइट्री खराब मत करना, जो लिमिट पॉइंट है वो किसका पढ़ा है आपने? सेट का लिमिट पॉइंट पढ़ा है, फंक्शन का तो लिमिट पॉइंट पढ़ा नहीं है. तो कोई पूछे सीक्वेंस के लिमिट पॉइंट से क्या कहना चाहते हो, तो सीक्वेंस के लिमिट पॉइंट का अर्थ ही यही है कि सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट बेसिकली रेंज सेट का लिमिट पॉइंट. सो कैन वी कंक्लूड जीरो इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ रेंज सेट ऑफ सीक्वेंस an. ठीक, दिस इज अ बिगर क्वेश्चन. आंसर यस ऑफ कोर्स. वाया, तो क्या टूल इस्तेमाल कर रहे हैं? पॉइंट सेट टोपोलॉजी डेफिनेशन. पॉइंट सेट टोपोलॉजी डेफिनेशन, ये जो हमने पहले पढ़ी थी. ठीक है, अब इसकी लिमिट ये कहाँ कन्वर्ज कर रहा है? देखो क्लस्टर एक ही बन रहा है, इसके बाहर कोई क्लस्टर नहीं है, इसलिए यही हमारी लिमिट भी है. तो ये हमारी लिमिट भी है और यही हमारा लिमिट पॉइंट भी है. तो यहां से कंक्लूजन निकलता है क्या? आओ पहले उसको समझा दूं. अगर मैं ये कह दूं, ठीक है, कि यूनिक क्लस्टर है सेट में, यूनिक क्लस्टर है. यूनिक क्लस्टर का मतलब क्या है? यूनिक लिमिट पॉइंट. यस सर. यूनिक लिमिट पॉइंट. क्या मैं ये कह सकता हूं कि एक ही क्लस्टर है, एक ही लिमिट पॉइंट है, तो इसी को लिमिट होना पड़ेगा? ऑफ कोर्स सर. वेल दैट इज नॉट दैट मच ऑब्वियस. रिजल्ट इज नॉट ट्रू. ठीक है, यहाँ पे कॉशन लिखेंगे हम लोग. क्योंकि मैंने क्यों पूछा, क्योंकि जब तक हमने काउंटर एग्जांपल नहीं देखा था तब तक हमें ऐसा ही लगता है कि यूनिक लिमिट पॉइंट का मतलब यही होता है कि लिमिट वही लिमिट हो जाना चाहिए, क्योंकि एक ही क्लस्टर है वहां पे, है ना, एक ही क्लस्टर है. पर कई बार ऐसा होता है, यहाँ पे लिख लीजिए यूनिक. हम सबके एग्जांपल देंगे, ठीक है. यूनिक मैथमेटिक्स का ब्यूटी यही है. देखिए आपकी लैब, आपका पेन और पेपर है, ठीक है. कोई भी चीज सही है या नहीं, मैंने कहा n² + 2n - 17, ठीक है, ये आपको n की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए प्राइम नंबर देता है. तो अब इसको किसी लैब में ले जाने की जरूरत नहीं है. मैथ्स का एक छोटा से छोटा विद्यार्थी, छोटा से छोटा स्टूडेंट n = 1 2 3 4 ये रख के शुरू हो सकता है. ये उसकी लैब हो गई, है ना. चेक कर लेगा किसी n के लिए. लेटेस्ट से n = 15 पर, से लिख देता हूँ, हाँ, n = 15 पर ये प्राइम नहीं दे रहा है, मतलब रिजल्ट फेल्ड. रिजल्ट फेल्ड, इसका मतलब क्या है? एक कंक्लूजन तो ये है कि हर स्टूडेंट के पास, मैथमेटिक्स के हर स्टूडेंट के पास उसकी खुद की लैब है, ठीक है. वो कहीं भी कुछ भी टेस्ट कर सकता है. केमिस्ट्री फिजिक्स में ऐसा नहीं होता. दे वांट अ स्पेसिफिक लैब इक्विपमेंट्स टू टेस्ट सर्टेन थिंग्स. तो आपके पास एडवांटेज है. दूसरी क्या? दूसरा ये, किसी रिजल्ट को डिस्प्रूव करने के लिए एक ही काउंटर एग्जाम्पल काफी है. if you can produce at least one counter example that can spoil whole statement. ठीक है, तो यहाँ लिख लीजिए यूनिक लिमिट पॉइंट डज नॉट इम्प्लाई, ये डज नॉट वाला सिंबल ध्यान रखिए, ठीक है, डज नॉट इम्प्लाई कन्वर्जेंस. कन्वर्जेंस और किसी को क्या कहते हैं? लिमिट का होना, है ना. कन्वर्जेंस सीक्वेंस का मतलब क्या होता है? लिमिट होना. लिमिट. यस सर कोई एग्जांपल बता दीजिए. ठीक है, मैं बताऊं, उस पर भी डिस्कस करेंगे. पहले कुछ और चीजें देख लेते हैं. क्या अगर मैं किसी सीक्वेंस, लेटेस्ट से मैंने एक सीक्वेंस डील किया -1 to the power, आप इसका रेंज सेट देखेंगे तो क्या मिलेगा? -1 +1 -1 + 1. बताइए क्या ये रेंज सेट है इसका? यस और नो? सर रेंज सेट में तो सिर्फ दो ही होंगे, -1 + 1. एग्जैक्टली, 1 और -1. ये रेंज सेट नहीं है, ठीक है. ये क्या है? ये जस्ट आउटपुट का कलेक्शन है, ठीक है. इसको सेट बना लो थोड़ा सहूलियत के लिए, -1 और +1, बिकॉज सेट के अंदर रिपीटिशन नहीं होता है. तो रेंज सेट बेसिकली ये है, ठीक. ये रेंज सेट नहीं है. आंसर इज नो. वो छोटी सी बात थी. अब यहाँ पे एक चीज समझते हैं. हमेशा सेट को कहाँ ड्रॉ करने के लिए बताया मैंने? रियल लाइन के ऊपर. ये 0 है, ये -1 है, ये +1 है. सर
यहाँ पे तो सीक्वेंस कुछ ऐसे टहल रहा है, यस ऐसे, फिर ऐसे, सॉरी, फिर अगला टर्म, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ये ऑसिलेशंस हो रहे हैं, है ना, ऑसिलेशंस हो रहे हैं। क्या ये ऑसिलेशंस फाइनाइट हैं? तो देखिए, अगर ऑसिलेशंस केवल फाइनाइट नंबर्स को ही टच करके वापस आ जाते हैं तो उनको कहते हैं फाइनाइट ऑसिलेटरी, फाइनाइट ऑसिलेटरी। और अगर वो इनफाइनाइट तक चले जाएं, उदाहरण अभी देंगे, तो उनको कहते हैं और एल्स इनफाइनाइट ऑसिलेटरी। यानी कि ऑसिलेशंस तो हों, लेकिन वो जो जो टच करके आ रहे हैं वो इन्फिनिटी है, मतलब ऐसा नहीं कि कोई फाइनाइट नंबर टच करके, फाइनाइट नंबर टच करके आ रहा है तो फाइनाइट ऑसिलेटरी। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फाइनाइट ऑसिलेटरी सीक्वेंस, फाइनाइट ऑसिलेटरी, ठीक है। इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है क्या, यह यहाँ आपको नहीं लग रहा कि एक इमेजिनरी क्लस्टर बन रहा है पॉइंट्स का? मतलब अगर आप आउटपुट्स को देखें तो बार बार यहाँ पर 1 -1, फिर 1, फिर -1, फिर माइनस, तो ऐसा नहीं लग रहा कि एक ही जगह पे ढेर बड़ा, फिर और बड़ा, मतलब दो जगह पे, सॉरी, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा, ऐसा यही क्लस्टर हुआ जा रहा है अगर आप आउटपुट्स को देखें, है ना। इस हिसाब से, इस लॉजिक से सीक्वेंस के पास दो तरह के लिमिट पॉइंट्स होते हैं। सुनने में थोड़ा वियर्ड लग रहा होगा, लेकिन यही, इसीलिए मैंने कहा था ना इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये रहा वो इंपॉर्टेंट, क्या, लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंसेस, ठीक है। दो तरह के होते हैं, कौन से? पहला वाला होता है पॉइंट सेट टोपोलॉजी से। पॉइंट सेट टोपोलॉजी से मतलब वही क्लस्टर बनना, है ना, और हर नेबरहुड में पॉइंट आना, वही जो हमने सीखा है पॉइंट। और दूसरा टाइप कौन सा है, आओ उसको समझे। दूसरा टाइप कौन सा है? दूसरा टाइप है ये जो यहां मिला आपको, जिसमें क्लस्टर दिख तो नहीं रहा है, लेकिन एक इमेजिनरी क्लस्टर जो है एक पर्टिकुलर पॉइंट या दो, एक से ज्यादा पर्टिकुलर पॉइंट पे लगातार, मतलब यहाँ पे क्लस्टर इंक्रीज हो रहा है एक ही पॉइंट के ऊपर, तो एक इमेजिनरी क्लस्टर बन रहा है एक ही पॉइंट के ऊपर, उसके आसपास तो पॉइंट्स नहीं है लेकिन एक ही पॉइंट। तो इसको क्या कहते हैं? रिपीटिशन ऑफ सर्टेन एलिमेंट, सर्टेन एलिमेंट्स, दैट इज, समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। सीक्वेंस के पास, किसी गिवन सीक्वेंस के पास दो तरह के लिमिट पॉइंट होते हैं। पहला लिमिट पॉइंट, ध्यान से सुनिएगा, पहला लिमिट पॉइंट उसके रेंज सेट को, रेंज सेट को ऑब्जर्व करने पे अगर रेंज सेट में कहीं क्लस्टर है, ठीक है, जैसे 1/n, तो यहाँ पे उदाहरण क्या लिखेंगे, 1/n नाम का सीक्वेंस, उसमें क्लियरली आपको दिख गया कि 0 एक लिमिट पॉइंट है। क्यों? क्योंकि 0 के पास क्लस्टर है, ठीक है, वो एक टाइप हो गया। दूसरा टाइप क्या है, इसको भी ध्यान से समझिए। अगर इसमें भी रेंज सेट शामिल है ऑफ कोर्स, क्योंकि दोनों वाली एक ही सेट होता है ना सीक्वेंस में, रेंज सेट। अगर सीक्वेंस के रेंज सेट में कोई टर्म इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हो जाए, इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हो जाए, तो वो भी लिमिट पॉइंट बन जाता है। यही सबसे, ये इसको स्टार लगा लो, क्योंकि ये ही सीक्वेंस के अंदर का इंपॉर्टेंट पॉइंट। और इस पे CSIR ने एक बार नहीं 10 बार क्वेश्चन, ठीक है, इनफाइनाइट टाइम्स। आइए देखें कैसे पूछा हुआ है इनफाइनाइट, ठीक है। इफ एन एलिमेंट, if an element repeats, please mute yourself, repeat itself infinite times in the range set, then that element becomes a limit point, ठीक है। इसलिए आज के बाद आपसे कभी कोई पूछे सीक्वेंस में इस तरह के लिमिट पॉइंट होते हैं, तो दो तरह के होते हैं, एक जो रिपीटिशन से मिलता है और एक जो क्लस्टर से मिलता है, ठीक है। सो बिकम्स अ लिमिट पॉइंट। आइए एग्जांपल देखते हैं दोनों की। जब आप 1/n को स्टडी कर रहे थे तो आपको 0 के आसपास क्या मिला था? क्लस्टर मिला था, तो 0 इसका लिमिट पॉइंट हो गया था। लेकिन जब आप -1 to the power n को स्टडी कर रहे हैं तो यहाँ पे
माइनस और 1 और +1, बताइए क्या ये दोनों क्वांटिटी इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हो रही हैं रेंज सेट में? बताइए यस और नो? यस सर। Yes. Hence, both these elements, both +1 and -1, are the limit point of sequences. Limit point of sequence -1 to the power n. यहां तक बात क्लियर हुई? क्योंकि ये थोड़ी सी अनयूजुअल नई बात है, इसलिए इसको जरा बताइए डाइजेस्ट हो गई या नहीं, या फिर मैं फिर से एक्सप्लेन करूं? इज इट ओके? यस सर, ओके सर। फाइन, ठीक है। कोई भी आप में से कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, यू कैन आस्क एनी टाइम, ओके। चलो अब देखिए, पॉइंट की समस्या तो सॉल्व हो गई, बस तीसरे टाइप का कोई लिमिट पॉइंट नहीं है, दो ही टाइप के लिमिट पॉइंट होते हैं। अब आइए मैं आपको CSIR नेट में जो क्वेश्चन 10 बार, ठीक है, स्टार लगा रहा हूं और देखना इसका जवाब आप ही दे देंगे, नहीं दे पाएंगे तो मतलब देखिए, चलिए एक और चीज समझा देता हूं। मान लीजिए हम किसी सवाल का जवाब, यानी कोई क्वेश्चन हमें दिया गया, हम उसका आंसर नहीं निकाल पाते, ठीक है, हमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि हम लर्निंग प्रोसेस में हैं। अगर हम निकाले गए आंसर का, समझिएगा, मैंने मान लीजिए आपके लिए आंसर निकाल के दिया, अगर वो लॉजिक मुझे पकड़ में आ गया, देन आई मस्ट बी हैप्पी। क्यों? क्योंकि ये लॉजिक आपके ढेरों और क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपकी मदद करेगा। समस्या कब होनी चाहिए? जब आपको ये लॉजिक पकड़ में नहीं आया कि यार सॉल्व हुआ तो हुआ कैसे। क्योंकि देखो, दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी जो आपसे पहले सॉल्व नहीं हुई हैं, है ना, उनको धीरे धीरे सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्या उनके लिए परेशान नहीं होना है, लेकिन अगर उनके लॉजिक ही समझ में नहीं आ रहे, यानी सोल्यूशन देखा और वो गायब है ना, तो फिर वहां परेशानी है, ठीक है। तो आप सीखने में कोई कतई परेशानी नहीं होनी चाहिए, चाहे कितनी भी नई चीजें आप रोज सीखें, बट बल्कि यू शुड बी हैप्पी। अब देखो, CSIR नेट में जो लगातार इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछा गया, आप मुझे बताएंगे। अच्छा, इस क्वेश्चन को पूछने से पहले मैं एक सीक्वेंस के बारे में आपसे पूछना चाहता हूं। अगर मैंने एक सीक्वेंस लिया AN, ठीक है, नया एग्जांपल है N, और दूसरा सीक्वेंस लिया -N, जरा इन सीक्वेंस के बारे में मुझे बताइए, क्या ये कन्वर्जिंग सीक्वेंस होगा? आपको लग रहा है कि कहीं एक जगह जाके इसका क्लस्टर बनेगा? No, sir. No, sir. No, sir. Divergent. No. डाइवर्जिंग सीक्वेंस है? Divergent है सर, दोनों भी। या ग्रेट, ठीक है, दोनों ही डाइवर्जेंट है। क्या कोई लिमिट पॉइंट दिख रहा है आपको इसका? नो लिमिट पॉइंट, है ना? लेकिन ये कंक्लूड नहीं करना कि डाइवर्जेंट सीक्वेंस के पास कोई लिमिट पॉइंट नहीं होता, ठीक है। देखना, आपको सीक्वेंस में इतनी ब्यूटीफुल चीजें सीखने को मिलेंगी, मजा आ जाएगा, ठीक है, देखते रहिए। अब देखिए, अब यहाँ पे छोटे छोटे एग्जाम्पल से, काउंटर एग्जाम्पल से हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे। अगर मैंने एक सीक्वेंस बनाया, मैं चाहूंगा आप इस पे दिमाग लगाओ। मैंने कहा N, ठीक है, N, या फिर N नहीं, मैंने कहा इट इज 1 इफ N इज मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है, एंड N अदरवाइज। ध्यान से पढ़ना इस फंक्शन को, है ना, मशीन है भाई, कोई बड़ी चीज थोड़ी है। और एक और चीज, इसी को कैसे लिखा जा सकता है? N when N is multiple of 4k, यानी N equal to 4k for belongs to natural number and N otherwise। मैं आपको 60 सेकंड का समय दूंगा, इसको अच्छे से समझो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह के 10 क्वेश्चन बनाए गए हैं विगत वर्षों में, ईयर्स में इसी तरह के क्वेश्चंस बनाएंगे। सोचिए, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। वो ये कह रहा है कि जब जब पहला इंडेक्स 1, 2, 3, जब आप चौथे इंडेक्स पे होंगे, यानी नंबर 4 गिन रहे होंगे उंगली पे, तब ये उठ के वापस से कहाँ आ जाएगा? 1 पे आ जाएगा, रेंज सेट में 1 आ जाएगा। फिर 5वें पे ये, 6ठे पे, 7वें पे, जब 8वें इंडेक्स पे आएंगे, है ना, 8वां इंडेक्स, तो ये फिर से उठ के कहाँ आ जाएगा? 1 पे आ जाएगा। तो देखो, बाकी सारा सीक्वेंस तो जा रहा है कहाँ? इन्फिनिटी, नहीं लगता? इसकी वजह से
आपको नहीं लगता कि जा रहा है इन्फिनिटी, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से बार बार ये सीक्वेंस 1 पे आ रहा है। और कितने बार आ रहा है? इनफाइनाइट टाइम्स आ रहा है। ठीक है, इनफाइनाइट टाइम्स 1 रिपीट हो रहा है रेंज सेट में। इस लॉजिक से 1 जो है वो लिमिट पॉइंट बन जाता है इस सीक्वेंस का। 1 जो है लिमिट पॉइंट। सवाल ये है कि ये इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, तो क्या ये डाइवर्जेंट सीक्वेंस है? इंफिनिटी की तरफ जा रहा Yes, है तो क्या ये डाइवर्जेंस? ये सारे जवाब ना धीरे धीरे आपको मिलेंगे। जल्दबाजी मत करिएगा। डाइवर्जेंट का मतलब जो इधर उधर निकल जाए वो सब डाइवर्जेंट है, ऐसा नहीं है। सीक्वेंस में जो कन्वर्जेंस है वही डाइवर्जेंस है। आपको सुन के अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कि कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस में फर्क कितना है। दोनों ही अपने काम के लिए कमिटेड हैं। ये यूनिक लिमिट एल पे जाता है तो ये भी यूनिक लिमिट या तो प्लस इन्फिनिटी या ये माइनस इन्फिनिटी पे जाता है। ये सीक्वेंस को डाइवर्जेंट कहने से पहले सोच लीजिएगा, समझ रहे हैं? सोच लीजिएगा। चलिए अब सीखेंगे। कन्वर्जेंस है सर, ये कन्वर्जेंट है? कन्वर्जेंट तो बिल्कुल नहीं है। क्यों? कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो होता है वो बाउंडेड होता है। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। अभी सिखाऊंगा। बाउंडेड, यस, बाउंडेड। तो बाउंडेड नहीं है ये, इसलिए कन्वर्जेंट तो नहीं है। लेकिन दुनिया में जो कन्वर्जेंट नहीं है वो डाइवर्जेंट है क्या? जो अच्छा नहीं है वो बुरा है क्या? बीच में कुछ तो है ना? ये है सीक्वेंस। ठीक है, सीखेंगे हम उसको धीरे धीरे, एक एक चीज को ऐड करते जाते हैं। सर तो अभी हम इसे कुछ भी नहीं बोलेंगे, कन्वर्जेंट भी नहीं और डाइवर्जेंट भी नहीं? देखिए, मैं बोल सकता हूँ, लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगा कि अभी मत बोलिए, अभी रुक जाइए थोड़ा, है ना? सीख लेते हैं थोड़ा, फिर उसके बाद सही शब्द का इस्तेमाल इसके लिए करेंगे, है ना? अब देखिए, 1 लिमिट पॉइंट आ गया। ये हम और आप दोनों मिलके बोल सकते हैं कि 1 इसका लिमिट पॉइंट है। क्यों? क्योंकि ये इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हो रहा है। कौन गारंटी दे रहा है कि ये इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हो रहा है? हु इज गिविंग गारंटी? n इज अ मल्टीपल ऑफ 4। क्या ये जो डिजिट है ये इनफाइनाइट है क्या? यानी कि 4, 8, 12, 16। तो k देखो, k क्या है? k इनफाइनाइट है, k नेचुरल नंबर से आ रहा है, तो 4k ये भी इनफाइनाइट क्वांटिटी है। तो इसके इनफाइनाइट होने की वजह से आपको ये क्लेम मिल गया कि ये सीक्वेंस इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हो रहा है। समझ पा रहे हैं? हर चीज का देखिए एक लॉजिक है, एक जस्टिफिकेशन है। ठीक है, चलिए अब इस वजह से 1 जो है इसका लिमिट पॉइंट हो गया। क्या 1 के अलावा भी कोई लिमिट पॉइंट है? क्या 1 के अलावा भी कोई रेपिटेशन? क्लस्टर तो देखो नहीं बन रहा, दूर दूर तक क्लस्टर कहीं नहीं है। एक सिर्फ रेपिटेशन की वजह से लिमिट पॉइंट मिल सकता था, वो ऑलरेडी मिल चुका है। इसका मतलब साफ है कि नो अदर लिमिट पॉइंट। ठीक है, सही है। अब अगर एक लॉजिक का इस्तेमाल करें कि एवरी कन्वर्जेंट, इसको प्रूव करेंगे हम। ठीक है, ये रिजल्ट है, इसको प्रूव करेंगे अभी। 2 सेकंड में प्रूव हो जाएगा। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड बट नॉट कन्वर्सली। जल्दबाजी नहीं करिएगा, धीरे धीरे एक एक रिजल्ट पढ़ेंगे, सीखेंगे, तभी धैर्य से दिमाग बैठा रहेगा, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, बट नॉट कन्वर्सली मतलब एवरी बाउंडेड सीक्वेंस नीड नॉट बी कन्वर्जेंट। बाउंडेड सीक्वेंस, और जो एग्जांपल मैं बताऊंगा उनको दिमाग में रखिएगा, कभी रिजल्ट गलत नहीं होगा। एवरी बाउंडेड सीक्वेंस नीड नॉट बी कन्वर्जेंट। नीड नॉट के आगे अंडरलाइन कर लो। प्रूफ फर्स्ट स्टेटमेंट के लिए और काउंटर एग्जांपल सेकंड स्टेटमेंट के लिए, जिसमें लिखा हुआ है कि बट नॉट कन्वर्सली। तो कन्वर्सली के लिए काउंटर एग्जांपल देना पड़ेगा यहाँ पे, और पहले वाले के लिए प्रूफ देना पड़ेगा। ठीक है, काउंटर एग्जांपल अभी सीखेंगे, देखेंगे। देखो, इस लॉजिक से कि हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस बाउंडेड होता है, अगर मैं थोड़ी देर के लिए कह दूं कि an कन्वर्जेंट है, तो क्या आप विश्वास कर लेंगे? क्योंकि इट इज वेल प्रूवन फैक्ट दैट एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैज टू बी बाउंडेड। बट ये सीक्वेंस तो अनबाउंडेड है, ये तो अनबाउंडेड सीक्वेंस है। इसका मतलब ये तो कभी कन्वर्जेंट हो ही नहीं सकता। बताओ, यस और नो? यस सर। किसी रिजल्ट का इस्तेमाल 2 तरह से किया जाता है, आइए सीखें। पहला तरीका क्या? एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, यानी कोई कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, ठीक है, तो कन्वर्जेंट इंप्लाइज
बाउंडेड, ठीक, बट नॉट कन्वर्सली, वो अलग बात है। इस रिजल्ट का इस्तेमाल एक और तरीके से किया जाता है। कैसे? और ये ज्यादा इफेक्टिव तरीका है। अगर कुछ अनबाउंडेड है ना, P implies Q, not Q implies not P, P implies Q स्टेटमेंट्स में पढ़ा होगा आपने। तो P implies Q is not Q implies not P, मतलब कन्वर्जेंस implies बाउंडेडनेस। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर कुछ अनबाउंडेड मिल जाए तो क्या कभी उसको कन्वर्जेंट बोलोगे? सीधा बोल दोगे नॉट नॉट कन्वर्जेंट। तो किसी रिजल्ट का इस्तेमाल दो तरह से किया जाता है, एक उसके पॉजिटिव सेंस में और एक उसके नेगेटिव सेंस में, ठीक है? तो ये याद रखिए। अब जैसे ही मैंने आपसे कहा कि ये एक अनबाउंडेड सीक्वेंस है तो क्या प्रूव हो गया? नॉट कन्वर्जेंट। अब ये दुनिया में कन्वर्जेंट तो नहीं है, और कुछ भी हो सकता है। तो डाइवर्जेंट भी हो सकता है, ऑसिलेटरी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप शायद आपको समझ में आ गया होगा कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट के बीच में क्या है, ऑसिलेटरी, ठीक है? खैर, नॉट कन्वर्जेंट, तो तीन इंफॉर्मेशन इस, यानी कि कंक्लूजन अगर मैं इसका लिखूं, चलिए यही लिख देता हूं। तो पहला कंक्लूजन क्या है? यूनिक लिमिट पॉइंट। अच्छा, एक बात बताओ, इसका लिमिट पॉइंट यूनिक है ना? यस सर। यस सर। ये तो है, 1 है। तो आपको वो एक काउंटर एग्जांपल मिल गया ना कि यूनिक लिमिट पॉइंट कभी ये गारंटी नहीं देता है कि सीक्वेंस हमारा कन्वर्जेंट होगा। यानी कि एक ही जगह अगर क्लस्टर है तो जरूरी नहीं है कि वही लिमिट हो। आओ पीछे चलें, कहाँ थे भाई हम लोग? कहीं लिखा था मैंने, एक ही जगह क्लस्टर है। तो ये देखो, यूनिक क्लस्टर यानी कि यूनिक लिमिट पॉइंट डजंट गारंटी दैट इट इज लिमिट। बताओ, क्या मैं यहीं चिपका दूं वो एग्जांपल? सही जगह है? ए एन इक्वल टू, मैं लिख दूं 1 इफ एन इज 4 टाइम्स ए एंड एन अदरवाइज। बताओ, ठीक है भाई? समझ रहे हैं? यस सर। क्योंकि इसका यूनिक लिमिट पॉइंट तो है, लेकिन ये कन्वर्जेंट नहीं है। काउंटर एग्जांपल हमें मिल गया। तो अगर आज के बाद कोई पूछेगा यूनिक लिमिट पॉइंट बताओ, यूनिक लिमिट पॉइंट है तो वही लिमिट बनेगी क्या? ना, गारंटी नहीं है। नो। ये एग्जांपल याद रखना, एक ही याद रखना, चार कोई नहीं पूछेगा, ठीक है? एक याद रखना, ठीक है? चल आगे बढ़ते हैं, ठीक है? देखना एक एक चीज कैसे, एक एक स्टेटमेंट कैसे आपकी मदद करेगा। एक एक देखिए, ये आ गया, ठीक है? अब प्रूव करने से पहले इसको थोड़ा देख लेते हैं। एवरी बाउंडेड सीक्वेंस नीड नॉट बी कन्वर्जेंट, ठीक है? चलो देखते हैं, इसी में देख लेते हैं। एक बात बताओ मुझे, क्या आपने अभी, पीछे नहीं, हाँ, मैं कुछ पीछे की क्लासेस का आपने पहले क्या पढ़ा वो सब जाने दो, मुझे बस इतना बता दो, आज आपने कोई ऐसा बाउंडेड सीक्वेंस देखा है क्या जो कन्वर्जेंट नहीं है? यानी कैन यू प्रोड्यूस एनी एग्जांपल फॉर दिस स्टेटमेंट? क्या आपने कोई बाउंडेड सर 1 -1 सर 1 -1 1 -1 बाउंडेड तो है लेकिन नेम दैट सीक्वेंस प्रॉपर्ली, नेम दैट सीक्वेंस। -1 to the power n सर, -1 to the power n। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, -1 to the power n। ये वो सीक्वेंस है जो बाउंडेड तो है। देखो बाउंडेड क्यों है? बाउंडेड बिलो बाई -1, बिलो बाई -1 है ना, एंड अबव बाई +1। तो बाउंडेड तो है बट नॉट कन्वर्जेंट, बट नॉट कन्वर्जेंट। सर एक बात बता दो, ये क्यों कह दिया कि नॉट कन्वर्जेंट? ये कहां से गारंटी मिली कि कन्वर्जेंट नहीं है? आओ इसको सीखें। अगर कन्वर्जेंट होता, कभी किसी स्टेटमेंट को प्रूव करना हो तो ऐसे सोचो, मान लो लेट an is -1 to the power n। देखो एक सीक्वेंस का पोस्टमार्टम कर दो, बाकी सारे के लिए आप रिजल्ट सब याद कर लोगे। -1 to the power n is convergent, let be convergent। अच्छा, अगर कन्वर्जेंट है इंप्लाइज क्या? यूनिक लिमिट होनी चाहिए। यूनिक लिमिट। और आप जानते हैं यूनिक लिमिट का मतलब है यहां इनफाइनाइट और बाहर ओनली फाइनाइट। फाइनाइट। सही है? तो क्या मैं यूनिक लिमिट को ये लिख दूं कि यूनिक क्लस्टर? yes, यूनिक क्लस्टर का मतलब यूनिक लिमिट पॉइंट।
मतलब इतना होना चाहिए। और जैसे ही मैंने ये लिखा तो आप में से कोई बच्चा बोला सर यही गड़बड़ हो गई, यही तो फेल हो गया। क्या? क्यों? बिकॉज an has two limit points. This an has two limit points. कौन से फटाफट बताइए। -1 and +1 sir. प्लस -1 and 1। तो सर क्या हम ये कह सकते हैं, कैन वी कंक्लूड कि मोर देन वन लिमिट पॉइंट implies not convergent? बताओ। yes sir. डेमोक्रेसी है, जब आपको Yes, फील sir. होगा तब हम लोग इसको कंक्लूड करें। Yes. Yes. सारे लोग बताओ, और भी लोग बताओ भाई, डेमोक्रेसी है। Yes sir. Yes. ठीक है, ग्रेट। अब देखिए अब एक और स्टेटमेंट मैं बना रहा हूं, आप मुझे बताएंगे कि ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, अब मैं आपके कॉन्सेप्ट का टेस्ट ले रहा हूं। ठीक है, यहाँ पे यस बोलिए सर। यहाँ पे यूनिक लिमिट से कन्वर्जेंट था, यूनिक लिमिट पॉइंट से सर मोर देन वन लिमिट पॉइंट्स उसके पास और लिमिट यूनिक हो। वही मैं ये पूछना चाह रहा हूं, वही तो मैं स्टेटमेंट पूछना चाह रहा हूं कि देखो मोर देन वन लिमिट पॉइंट, ठीक है, मोर देन, कंफ्यूजन एक रत्ती भर का भी रहे तो आज जिन्होंने फीस दी है ना वो आज के आज उसी यूपीआई के वापस। मोर देन वन लिमिट पॉइंट implies यूनिक लिमिट, मतलब implies यूनिक लिमिट। मैं ये पूछना चाह रहा हूं, एक से ज्यादा लिमिट पॉइंट होकर भी क्या यूनिक लिमिट बनेगी? चलो मान लेते हैं, चंदन जी जो कह रहे हैं उसको सुन लेते हैं और मान लेते हैं। यहाँ पे एक नेबरहुड बनाओ, लिमिट बनाना चाह रहे हो, हम कह रहे हैं लिमिट होती है। आपने कहा सर दो लिमिट पॉइंट है, एक से ज्यादा लिमिट पॉइंट है। ठीक है, देखो एक से ज्यादा लिमिट पॉइंट होने पे क्या क्या होता है पहले वो देख लेते हैं। क्या होता है? क्या सारे लोग इस बात को मानते हैं कि यहाँ दो क्लस्टर बन रहे होंगे कम से कम, अगर दो लिमिट पॉइंट है एक से ज्यादा? Yes sir. अब मान लिया चंदन जी कह रहे हैं कि सर क्या इस स्थिति, इस सर्कमस्टांसेस में एक लिमिट नहीं मिल सकती हमको? मैं कहूंगा मिल सकती है ना। देखो लिमिट कहाँ होगी? जहां क्लस्टर होंगे, मिनिमम क्लस्टर तो है, यानी कि या तो यहाँ होगी या तो यहाँ होगी। चंदन जी कह रहे हैं यहाँ ले लो सर, ये लिमिट का बढ़िया जगह है। मैंने कहा ले लो। जैसे ही आपने यहाँ लिमिट बनाई अनर्थ हो गया। क्या अनर्थ हो गया? बाहर केवल फाइनाइट रहने चाहिए, ये इनफाइनाइट कैसे? समझ रहे हैं? इसका मतलब नेवर पॉसिबल। एक से ज्यादा लिमिट पॉइंट अगर आ गए तो ये स्थिति बन जाएगी, एक से ज्यादा लिमिट पॉइंट आने पे फिर लिमिट की तो गारंटी है ही नहीं। इसीलिए तो लिखा मोर देन वन लिमिट पॉइंट नेवर कन्वर्जेंट। इसको नॉट नहीं और स्ट्रॉन्गर वर्ड से रिप्लेस करो। किससे? नेवर कन्वर्जेंट। मतलब अब यूनिक लिमिट मिलना असंभव है। बताओ, समझ में आया? Yes sir. बाकी लोग भी बताएं भाई, Yes थोड़ा sir. एनर्जी के साथ। मेरी एनर्जी से मैच कराओ यार है ना? नीचे सर भी तो इम्प्लाइज कि उसको भी डज नॉट इम्प्लाइज का साइन आ जाएगा सर, मोर देन वन लिमिट पॉइंट। हाँ, मतलब या तो इसको डज नॉट इम्प्लाई ऐसे कर लो या फिर जी, जी। नेवर नेवर पॉसिबल लिख लो, आपकी चॉइस। एक और स्टेटमेंट लिख रहा हूँ आपकी क्लैरिटी। यस बोलिए सर। और यूनिक लिमिट पॉइंट होगा तो वो फिर यूनिक लिमिट भी देगा, ऐसा भी है सर? बिल्कुल, थर्ड स्टेटमेंट वही लिखने जा रहा हूँ। क्या लिखने जा रहा हूँ? यूनिक लिमिट पॉइंट, यूनिक लिमिट पॉइंट इम्प्लाइज, आपकी ही बात लिख देता हूँ। व्हाट्स योर गुड नेम? मयूरी सर। मयूरी, यस सर। लिमिट पॉइंट इम्प्लाइज यूनिक लिमिट। अच्छा, एक चीज तो मानते होंगे, यूनिक लिमिट का ही मतलब तो कन्वर्जेंस है। यस सर। भाई कन्वर्ट लिमिट एक ही होती है, हमने पिछली क्लास में देख लिया। और लिमिट को ही कन्वर्जेंस, मतलब जब लिमिट मिल जाती है तभी तो कन्वर्जेंस कह देते हैं कि भाई कन्वर्जेंट है गिवन सीक्वेंस, है ना? बताइए कितने लोगों को लगता है कि जो ये तीसरा स्टेटमेंट लिखा गया है ये सही है? सर मुझे रॉन्ग लग रहा है सर। अच्छा, तो कैन यू प्रोड्यूस एनी काउंटर एग्जाम, बिकॉज इफ यू आर सेइंग दैट सर्टेन यस,
सर आपने उस दिन बताया था ना कि जो लिमिट पॉइंट होता है उसकी जो राइट साइड भी इनफाइनाइट होती है और लेफ्ट साइड भी इनफाइनाइट होती है। हाँ हाँ, मतलब मैंने ये तो सर बताया अगर था, हम हाँ मैंने ये बताया था, एक अगर लिमिट पॉइंट है यहाँ पे, हाँ इसके बाहर पॉसिबिलिटी है कि इनफाइनाइट मेंबर छूट सकते हैं, इनफाइनाइट। बट हाँ पॉसिबिलिटी है मैडम, है ना, श्योर तो नहीं है। ओके। अच्छा थोड़ी देर पहले की क्लास याद करो, कुछ ऐसा लिखाया था हम्म मैंने, 1 if n is 4 times k and n हम्म otherwise। यस सर। तो मयूरी जी मुझे बताएं, क्या इसके पास यूनिक लिमिट पॉइंट है सर, लिमिट पॉइंट तो यूनिक भी है। 1 1। वन यूनिक लिमिट। 1 है ना? यस सर। क्या ये कन्वर्जेंट है, यानी कि यूनिक लिमिट है क्या? नहीं सर। इसीलिए तो मैंने कहा था 10 सेकंड पहले की क्लास रिवाइंड करिए, आपको इसका काउंटर एग्जांपल मिल जाएगा। क्यों? जब हम लोग ये चर्चा करते हैं, जब हम लोग ये चर्चा करते हैं ये दोनों स्टेटमेंट्स की, तो हमेशा एक गट फीलिंग आती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि यूनिक लिमिट, एक ही लिमिट पॉइंट अगर उस सीक्वेंस के पास है, मतलब कोई चुपके से आया, हम्म आपसे कहा देखो एक से ज्यादा लिमिट पॉइंट होंगे तो कन्वर्जेंस नहीं मिलेगा, आपने कहा बिल्कुल सही बात है, एक से ज्यादा लिमिट पॉइंट होंगे तो मतलब दो जगह इनफाइनाइट इनफाइनाइट का ढेर है, लिमिट होगा तो ये बर्दाश्त नहीं करेगा, है ना, नेवर पॉसिबल। हम्म तो उसने कहा सुनो मेरे पास यूनिक लिमिट पॉइंट है, उसने ये नहीं कहा कि मेरे पास यूनिक लिमिट है, उसने चालाकी दिखाई, उसने क्या कहा, मेरे पास यूनिक लिमिट पॉइंट है, क्या मेरे लिमिट पॉइंट को लिमिट बोलोगे? आपने कहा अच्छा, मतलब आप कन्वर्जेंट अपने आप को कहलवाना चाह रहे हैं, मतलब आप चाहते हैं कि मैं आपको बोलूं कि आप कन्वर्जेंट है। यूनिक लिमिट पॉइंट से कन्वर्जेंस की गारंटी जो है थोड़ी थोड़ी लगती तो है ना, क्योंकि एक ही लिमिट पॉइंट हम्म है, बाहर के बारे में पता नहीं है, इनफाइनाइट हो भी सकता है और फाइनाइट भी हो सकता है। और याद रखिए मैथ्स में जब पता ना हो ना, तो हमेशा काउंटर एग्जाम्पल होते ही हैं, वो काउंटर एग्जाम्पल भले ही आपको ना पता हो, ठीक है, हमेशा काउंटर, जब स्टेटमेंट में ये हो जाए कि पॉसिबिलिटी है दिस और दिस, तो काउंटर एग्जाम्पल, और ये रहा आपका काउंटर एग्जाम्पल, कहाँ है भाई ये। तो अब बताओ हम्म इसको क्या बोलोगे कि सुनो हम तुम्हें कभी लिमिट नहीं बोल सकते, क्यों? क्योंकि हमारे पास ऐसा एग्जाम्पल है, मैं पहले धोखा खा चुका हूं, जिसको मैंने यूनिक लिमिट पॉइंट होने के बाद मैंने कह दिया था कि लिमिट होगा, और गलती से वो कौन निकला, ये निकला, हम्म। समझ रहे हैं? तो मुझे उम्मीद है कि ये चीजें क्लियर हुई होंगी, ठीक है, बताओ भाई क्लियर हुई, यस और नो? सर मतलब ये रॉन्ग है ना सर? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली रॉन्ग, यस। आपके पास सॉलिड एग्जांपल लिखा रखा है, यूनिक लिमिट पॉइंट, यूनिक लिमिट। सर यहाँ पे यूनिक लिमिट पॉइंट मे और मे नॉट में रहेगा या हमेशा नहीं में हो, मे देखिए नॉट? मे और मे नॉट नहीं, हमेशा नॉट कन्वर्जेंट नहीं होगा, है ना, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आपने ये भी अच्छा पॉइंट उठाया, क्योंकि कई बार लोग रिजिड हो जाते हैं, एक एक बार धोखा खा लिया तो बोलते हैं कि नहीं यार अब वो टीचर है ही खराब, सारे टीचर खराब, ऐसा नहीं है भाई, हम लोग भी बैठे हैं। सो यूनिक लिमिट पॉइंट मे और मे नॉट बी कन्वर्जेंट, मतलब सीक्वेंस, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, सीक्वेंस हैविंग यूनिक लिमिट पॉइंट, ठीक है, मेरी हैंडराइटिंग से मतलब आर यू सेटिस्फाइड, आई मीन हाँ सर ठीक है, दिक्कत नहीं होती है। ओके, अच्छा, सर इसके प्रीवियस वाले पेज में आइए ना सर, एक मिनट। यस 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 प्लीज। हाँ सर, ये जो थर्ड स्टेटमेंट है सर वो इम्प्लाइज लिखा है, उसको डज नॉट इम्प्लाइज कर दीजिए। नहीं डज नहीं नॉट नहीं, इम्प्लाइज है ना सर अच्छा वो? अच्छा हाँ आएगा। अच्छा, अब आप टाइपोग्राफी, हाँ मैंने इसको कहा कि ये आपसे सवाल पूछा था, अब ये तो प्रूव हो गया कि नहीं होगा, तो ऑब्वियसली ये डज नॉट हाँ इम्प्लाई, सर उसे कर दीजिए सर। राइट हाँ राइट, नहीं तो फिर। यस, हाँ नहीं दैट इज वेरी गुड। अब देखिए आप कहेंगे मे नॉट का तो केस है हमारे पास, कौन सा, 1 n इक्वल टू 4 टाइम्स के, अच्छा यहाँ पे 6 कर सकते हैं क्या? क्यों नहीं सर, यस सर, यस सर, हाँ बस कोई एक यही अच्छा मुझे, कंडीशन कर लेंगे। कोई भी कर सकते हैं। मुझे अपने स्टूडेंट से यही चाहिए, अगर आपको कॉन्सेप्ट पकड़ में आ गया है ना, तो आप सब कुछ कर सकते हैं यहाँ। अभी जिसने रट लिया होता उसको तकलीफ है, 6k कर देंगे सर फिर क्या होगा, है ना, अरे भाई इनफाइनाइट डिजिट रिपीटेशन चाहिए, अब वहां 6 करोगे 12 करोगे कोई दिक्कत। मे वाला केस कौन सा है, मे वाला केस निकालना है,
आओ 1/n सर लिख दो, यस सर, यूनिक लिमिट पॉइंट है, हो जाएगा, ऑफ ठीक कोर्स है, सर। गुड। अब सवाल आता है कि बाउंडेड जो कन्वर्जेंस होता है, अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज ऑलवेज बाउंडेड, इसमें कोई काउंटर एग्जांपल नहीं है, ऑलवेज ट्रू है ये, इसको प्रूव करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर कोई चुपके से आया, उसने कहा सुनो मैं एक बाउंडेड सीक्वेंस हूं, क्या आप मुझे कन्वर्जेंट सीक्वेंस मान लोगे? तो जो लोग ये समझते हैं कि कन्वर्जेंस का मतलब होता है जो इन्फिनिटी इन्फिनिटी, मतलब हम उसी को नॉट कन्वर्जेंट बोलते हैं जो सीधा इन्फिनिटी इन्फिनिटी चला जाए, यानी कि उनके दिमाग में, उनके जहन में ये बात होती है कि केवल इनफाइनाइट पे डाइवर्ज होने वाले सीक्वेंस को ही हम नॉट कन्वर्जेंट बोलते हैं। वो क्या कहेंगे, अच्छा तुम बाउंडेड हो मतलब तुम इन्फिनिटी पे नहीं जा रहे हो, नहीं जा रहा हूं, तो फिर तुम कन्वर्जेंट हो। उनकी गलती क्या है? दिस इज नॉट ट्रू ऑफ कोर्स। एग्जाम्पल अभी आपने बनाया क्या, -1 टू द पावर n, है ना? चालाकी से क्यों? क्योंकि अब आप समझ गए कि देखो कन्वर्जेंट का मतलब होता है किसी फाइनाइट एक पॉइंट के ऊपर पूरा क्लस्टर आ जाना, पूरा का पूरा एक जगह पे, ठीक है। डाइवर्जेंट का मतलब होता है वो भी एक जगह पे, कहाँ? देखो वहां पे उल्टा फिगर बनता है, अभी सिखाऊंगा आपको। डाइवर्जेंट उतना भी बुरा नहीं है ना, रावण में सब बुराइयां नहीं है ठीक है। प्लस इन्फिनिटी या फिर माइनस इन्फिनिटी, मतलब वो भी बुरा है, मतलब भागता तो इन्फिनिटी की तरफ है, जिसको डाइवर्जेंट बोलते हैं आप। ये है डाइवर्जेंट, ये है कन्वर्जेंट, लेकिन इसके बीच में भी कुछ है, वो है इस तरह के सीक्वेंस जो ना कन्वर्जेंट है ना डाइवर्जेंट। ऑसिलेशन, हाँ, इसलिए ऑसिलेशन वाला। इसलिए मैथ्स में इस तरह के लुभावने विज्ञापनों से बचें, ठीक है, जो ऐसा लगता है कि सही है लेकिन नहीं है, ठीक है। चलिए आइए अब चूंकि चर्चा काफी हो गई है, इसको प्रूव कर लेते हैं, है ना। ये वाला जो स्टेटमेंट है कहाँ लिखा है भाई? अब यार कहाँ लिख दिया पता नहीं है, देख लेना आप नोट्स में बाद में। ये है, ये है। तो यहां से ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक स्टेटमेंट आया था कि भाई अनबाउंडेड है तो हमेशा नॉट कन्वर्जेंट होगा। इसका फायदा उठा के कभी ये मत कह देना कि बाउंडेड है तो कन्वर्जेंट होगा। अनबाउंडेड है तो कन्वर्जेंट नहीं है, क्यों? क्योंकि हमें कोई सिखा के गया है कि हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस को बाउंडेड तो होना ही चाहिए। अगर कोई कन्वर्जेंट होना चाहता है तो उसको बाउंडेड होना चाहिए। इस तरह से जब आप स्टेटमेंट को पढ़ेंगे ना, आपसे गलती नहीं होगी। जब आप ऐसे पढ़ेंगे कि अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट होना चाहता है तो उसको बाउंडेड होना ही पड़ेगा। अब आपके सामने कोई लड़का है, उसने कहा भैया अगर अनबाउंडेड है तो, आप बोलोगे अभी सुना ना, अगर आप कन्वर्जेंट होना चाहते हो तो बाउंडेड होना चाहिए। तो अगर तुम्हारा सीक्वेंस अनबाउंडेड है देन इट कैन नेवर बी कन्वर्जेंट। बताइए ट्रू और नॉट? यस सर। ये मैं ट्रू। इतने बार इसलिए बोलता हूं ताकि आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए, ठीक है। आइए प्रूफ पे आते हैं, ओके। प्रूफ किस चीज का? प्रूफ के लिए स्टेटमेंट पहले लिख देते हैं, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस। और देखना 2-3 एग्जांपल लेके चलना, आपको कोई फेल नहीं कर पाएगा। सिर्फ 2-3 जितने मैं बताऊंगा। अभी आपने कौन सा देखा? एक आपने देखा 1 और वो वाला, और दूसरा आपने देखा -1 टू द पावर n वाला, और तीसरा आपने देखा कौन सा 1/n वाला। यही 3 तो देखे हैं, इतने में से ही सारे रिजल्ट हो गए आपके, ठीक है। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। आओ प्रूव करें। बाउंडेड का मतलब क्या होता है? बाउंडेड का मतलब बाउंडेड सेट, अपर बाउंड और लोअर बाउंड होना चाहिए। मैंने कहा ठीक है, आओ सीखें। एक पैटर्न है an जो किसी नंबर l पे कन्वर्ज कर रहा है, जो किसी नंबर l पे कन्वर्ज कर रहा है। देखो कन्वर्ज कर रहा है इसका मतलब क्या है? an माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन। an और l की किसी n नॉट के बाद, यानी इधर केवल फाइनाइट नंबर्स ही छूटे होंगे, लेकिन इसके आगे जितने भी इनफाइनाइट नंबर आपको दिख रहे हैं, जितने भी इनफाइनाइट पैटर्न के टर्म्स दिख रहे हैं, इन सब से एल की जो डिस्टेंस है वो कितनी? एप्सिलॉन डिस्टेंस से कम है। इससे बढ़िया फिगर में बना नहीं सकता समझाने के लिए, ठीक है। सो व्हेनेवर, और शब्द यही इस्तेमाल करना जो मैं लिख रहा हूं, व्हेनेवर n इज ग्रेटर देन सम नंबर n नॉट।
इसको एन डेल्टा भी कह सकते हो, कोई तकलीफ की बात नहीं, केवल एक नोटेशन देना है जो इससे डिफरेंट है। बताओ, यहां तक तो कल भी क्लियर हो गया था। अब इसको मतलब समझ लो, यस इसका सर। मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपके सीक्वेंस के टर्म जो है वो कहाँ बिलोंग कर रहे हैं? एल माइनस एप्सिलॉन टू एल प्लस एप्सिलॉन। एल प्लस। कितने ऐसे कितने टर्म्स हैं जो इस नेबरहुड के अंदर आ रहे हैं? कोई मुझे बताएगा? इनफाइनाइट। वेरी इनफाइनाइट। गुड। और अगर मैं ये कह दूं कि मैंने प्रूव कर दिया ये स्टेटमेंट, तो आप कहोगे कैसे? देखो, इसके अंदर इनफाइनाइट आ गए, यानी कि इनफाइनाइट टर्म्स के लिए जो बाउंड्री है, अपर बाउंड कौन बन गया? एल प्लस एप्सिलॉन। वेरी गुड। लोअर बाउंड? एल माइनस एल एप्सिलॉन। माइनस एप्सिलॉन। इनफाइनाइट टर्म्स के लिए तो ये बन गया बाउंड्स। अब यहाँ कितने बचे हैं? फाइनाइट है फाइनाइट। सर वहाँ। फाइनाइट टर्म में से जो सबसे बड़ा है वही तो बाउंड हो जाएगा, सबसे छोटा और सबसे यस। बड़ा। हम्म तो छोटे से तो देखो, हम्म। हमें तो बाउंडेड देखना है, तो छोटे वाला तो ठीक है, सबसे बड़ा वाला देख लेते हैं। तो इतने फाइनाइट टर्म्स जो है, यहां से तो बाउंड आप उंगली पे गिन सकते हैं, ठीक। और यहाँ पे बाउंड आपको मिल गया एल प्लस एप्सिलॉन एल माइनस एप्सिलॉन। तो एक बाउंड यहाँ प्लस यहां से प्लस मैक्सिमम ऑफ ए नॉट ए वन एंड ए एन नॉट, इसमें से मैक्सिमम ले लो, हो गया बाउंडेड। बताओ, मिल गया बाउंड? यस बात समझ सर। में आई? इसमें से अपर बाउंड ढूंढना है, तो अपर बाउंड एक तो ये है ना, और इनमें से जो सबसे बड़ा है वो देख लो, और इसमें और उसमें मैक्सिमम जो हो उसको ले लो। लोअर बाउंड ढूंढना है तो एक इनफाइनाइट टर्म्स के लिए तो ये लोअर बाउंड है, और इनके लिए कौन लोअर बाउंड होगा? जो सबसे छोटा यहाँ पे हो उसको ले लो, और इसको ले लो, जो इनमें से दोनों में से जो छोटा वो लोअर बाउंड हो गया। देखते देखते आपको नहीं लगता सिर्फ देख के प्रूव कर दिया आपने? सर यहाँ पे लोअर बाउंड हमेशा ये एप्सिलॉन नेबरहुड एल का जो है उसी से आएगा, या देखिए, मैक्सिमम जो। यस सर। क्या पता, मैं ये कह रहा हूँ, मैं सेफ साइड रहना चाहता हूँ। हो सकता है, देखो यहाँ इनफाइनाइट टर्म्स के लिए तो ये लोअर बाउंड है, ठीक है। जी। मतलब इस डब्बे में सीक्वेंस के इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो यहां से तो यही लग यस। रहा है कि ये इसका लोअर, लेकिन क्या पता लोअर बाउंड मान लो 2 है, यहाँ के जितने भी एलिमेंट हैं वो 2 से सारे छोटे हैं, मतलब बड़े हैं, ठीक है, ये लोअर बाउंड है। और मान लो 10 से जो है छोटे हैं, ठीक, इनफाइनाइट टर्म्स। चेंज हो सकता है। अब फाइनाइट इनमें बात आई, तो इनमें मिनिमम क्या आ गया? 1, और मैक्सिमम क्या आ गया? लेट अस से मैक्सिमम आ गया 12। ये तो फाइनाइट है ना, इनमें तो देख के पता कर लोगे, है ना। हम्म। तो बताओ, अब इसमें और इसमें अब मिनिमम किसको लोगे? 2 को लोगे कि 1 की लोगे? वन 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 सर। एग्जैक्टली, वन को। ये 1 आपका मिनिमम, ऑफ कोर्स। है ना। ये लोअर मिनिमम मतलब ये लोअर बाउंड हो गया, लीस्ट ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ये है लोअर, ये भी लोअर बाउंड है, ये भी, यानी कि GL भी ये है। और ये हो गया आपका, सॉरी 12 है ना, ये अपर बाउंड हो गया, ये लोअर बाउंड हो गया, और ये अपर बाउंड हो गया, सॉरी अपर बाउंड हो गया। अब मुझे बताइए, क्या ओरली आपने इसको प्रूव नहीं कर लिया? हाँ सर, ओरली तो आ गया। बताओ, सही लगा भाई? बढ़िया लगा कॉन्सेप्चुअली? देखिए, जब आपके कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे तभी आप इस तरह से किसी को एक्सप्लेन, मतलब तभी आप इस तरह से चीजों को डाइजेस्ट कर सकते हैं सिर्फ देख के। अब अगर इसको लिखना हो, तो असली ब्यूटी इसीलिए कहते हैं ना प्रूफ में है। तो क्या आप इसको मैथमेटिकली लिख सकते हैं? तो वो अच्छा मैथमेटिशियन लिख देगा। समझ में तो आ गया है? बात है लिखने की। तो एक काम करना, आज एक होमवर्क है, ये जो चीज है, ठीक है, इसको आप प्रूफ में लिखेंगे, मतलब इसको लैंग्वेज में पिरोने की कोशिश करेंगे। यस सर, बहुत अच्छा होमवर्क दिया आपने। हाँ, तो ये इसको लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करिएगा। अगर आप लिख पा रहे हैं, देखिए कितनी दूर हैं, ठीक है, एक टेक्स्ट बुक तो आपके पास होगी जिसमें इसका प्रूफ दिया होगा। आप देखिएगा कि आपकी लैंग्वेज और इसकी लैंग्वेज क्या है, फिर धीरे धीरे आपको काफी सीखने को मिलेगा, है ना। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। उसके लिए एग्जांपल है -1⁻n। ठीक है भाई, समझ में आया? यस सर। Very good, very good. सर। Yes. So hope you enjoyed the lecture. Thank you so much for joining. Yeah, thank you.